नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग की तरफ से एनसीपी के दोनों गुटों को कल बुधवार 16 अगस्त को पार्टी के नाम और सिंबल से संबंधित नोटिस का जवाब देने के लिए 3 हफ्तों का समय दिया गया है। आपको बता दें कि शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट दोनों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के दावे पर चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का समय मांगा था। आयोग ने 27 जुलाई को दोनों गुटों को नोटिस जारी कर उनसे असली पार्टी होने का दावा करते हुए आयोग को सौंपे गए दस्तावेजों का आदान प्रदान करने को कहा था। वहीं इस बीच अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उनकी पार्टी में हुई 2 फाड़ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शरद पवार ने बुधवार को कहा कि देश की सत्ता बीजेपी और उसके सहयोगियों के हाथ में है। उनकी भूमिका समाज में एकता बनाए रखने की है, लेकिन वे लोगों को बांट रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि कैसे उन्होंने राज्य सरकारों को गिराया, जैसे गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के बाद क्या हुआ, यह सभी ने देखा है। एनसीपी प्रमुख ने आगे कहा कि मेरी पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग ने मुझे नोटिस दिया। मैं चुनाव आयोग के कारण चिंतित नहीं हूं, लेकिन ये स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के कुछ शक्तिशाली लोगों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी पर चुनाव आयोग के फैसले में हस्तक्षेप किया था। मुझे संदेह है कि हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ किया जा सकता है। बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय द्वारा कांग्रेस नेता सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट पर लगाए गए आरोप को लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पायलट के समर्थन में उतरे हैं। दरअसल अमित मालवीय ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में एयरफोर्स की बमबारी के विवाद में दिवंगत कांग्रेस नेता राजेश पायलट का नाम उछाला था। उन्होंने राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी का नाम लेकर कहा था कि उन्होंने मिजोरम में बम गिराए थे, जिस पर कांग्रेस नेता और राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट ने उन्हें करारा जवाब देते हुए कहा था कि आपकी तारीख और तथ्य दोनों ही गलत हैं। इसके साथ ही सचिन पायलट ने पिता राजेश पायलट के वायुसेना में कमीशन होने का सर्टिफिकेट भी ट्विटर पर अटैच किया था। वहीं अब अशोक गहलोत ने अपनी पार्टी के सहयोगी और सचिन पायलट के बचाव में खड़े होते हुए ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस नेता राजेश पायलट भारतीय वायुसेना के वीर पायलट थे। उनका अपमान करके बीजेपी भारतीय वायुसेना के बलिदान का अपमान कर रही है। इसकी पूरे देश को निंदा करनी चाहिए। आपको बता दें कि साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच अशोक गहलोत के सचिन पायलट और उनके परिवार की विरासत को समर्थन देने को प्रदेश में कांग्रेस के एकजुट होने के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में कल 16 अगस्त बुधवार को एक और राहत मिली है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने कल मोदी सरनेम मामले से संबंधित मानहानि याचिका पर सुनवाई के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रांची की स्पेशल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से राहत दे दी है। वहीं अब हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद राहुल गांधी की तरफ से उनके वकील निचली अदालत में उपस्थित हो सकेंगे। आपको बता दें कि इस संबंध में राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें निचली अदालत के उक्त आदेश को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सभी मोदी चोर हैं। इसे लेकर शहर के वकील प्रदीप मोदी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वकील का बयान दर्ज करने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञान लिया था और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन भेजा गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने निचली अदालत के सामने एक याचिका दायर कर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का अनुरोध किया, जिसे 3 मई को खारिज कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस नेता ने हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें बुधवार को राहत दे दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति के लिए नॉमिनेट किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हुई है। लोकसभा सचिवालय की ओर से बुधवार 16 अगस्त को बताया गया कि कांग्रेस सांसद अमर सिंह को भी समिति में नॉमिनेट किया गया है। बता दें कि मार्च में अयोग्य ठहराए जाने से पहले राहुल गांधी रक्षा पर संसदीय पैनल के सदस्य थे, लेकिन मोदी सरनेम पर टिप्पणी से संबंधित मामले में गुजरात की कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को मार्च में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वहीं इनके अलावा आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य सुशील कुमार रिंकू को कृषि, पशुपालन और फूड प्रोसेसिंग समिति के लिए नामित किया गया है। बता दें कि सुशील कुमार रिंकू ने हाल ही में जालंधर लोकसभा उपचुनाव जीता था और वे लोकसभा में आम आदमी पार्टी के एकमात्र सदस्य हैं। इसके अलावा एनसीपी के फैजल पीपी मोहम्मद, जिनकी लोकसभा सदस्यता मार्च में ही बहाल हुई थी, उन्हें उपभोक्ता मामले, भोजन और सार्वजनिक वितरण समिति के लिए नामित किया गया है।
बीआरएस नेता और राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने बुधवार 16 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। पार्टी की एक बैठक में के कविता ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 62 वर्षों तक उसने देश पर शासन किया और गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीब फिर भी गरीब बने रहे। के कविता ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने एक पैदल मार्च निकाला। भारत जोड़ो यात्रा, आपको पता है कि मुझे इस यात्रा के बारे में क्या लगता है। 1000 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। राहुल गांधी जी ने ऐसा ही किया। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 62 वर्षों तक शासन किया। आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? आप गरीबी हटाओ कहते रहे, आपने गरीबों के लिए क्या किया है? आपने गरीब लोगों को तो हटा दिया, लेकिन गरीबी को नहीं। के कविता ने बीआरएस के कार्यकर्ताओं से आगे कहा कि वे निर्वाचन क्षेत्र के हर घर और मस्जिद में जाएं और मौलानाओं से मिलें, उन्हें यह समझाएं कि कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोई भी वह क्रांति नहीं ला सका जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पिछले 10 वर्षों में राज्य में लाने में सक्षम रहे हैं। बीआरएस नेता ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन सच्चाई यह है कि तेलंगाना में एक शक्तिशाली नेता और शक्तिशाली लोकतंत्र है और सीएम केसीआर के नेतृत्व में संविधान फल फूल रहा है। आपको बता दें कि इस साल के अंत और नए साल की शुरुआत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें तेलंगाना भी शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 16 अगस्त बुधवार को असम में परिसीमन को मंजूरी दे दी है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि असम के इतिहास में आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। उन्होंने लिखा कि आज माननीय राष्ट्रपति ने असम के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी परिसीमन अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। असम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। आपको बता दें कि लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना परिसीमन कहलाता है। इसका मकसद समान जनसंख्या वर्गों के लिए समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी राजनीतिक दल को लाभ ना हो। परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो पूर्ववर्ती जनगणना के आंकड़ों यानी 2001 के आधार पर की जाती है और असम में 1976 और 2001 में संशोधन के जरिए परिसीमन की प्रक्रिया को हर बार 25 साल के लिए टाल दिया गया था। वहीं इस अवधि के दौरान पूरे देश के लिए परिसीमन 4 बार किया गया है। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी और आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह को रेलवे ने कल 16 अगस्त बुधवार को बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि चेतन सिंह ने जयपुर से मुंबई आ रही ट्रेन में अपने एक सीनियर टीकाराम मीणा सहित 3 अन्य यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चेतन सिंह ने रेल में गन पॉइंट पर बुर्का पहनी महिला को धमकाकर जय माता दी भी बुलवाया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक केस की जांच कर रही जीआरपी ने महिला की पहचान कर ली है और उसका बयान दर्ज किया गया है। इसके अलावा घटना की पूरी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी में दर्ज हुई है। आपको बता दें कि इस घटना के कथित वीडियो भी सामने आया था, जिसमें चेतन सिंह को शव के बगल में खड़े होकर ये कहते सुना जा सकता है कि ये लोग पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं। मीडिया यही कवरेज दिखा रहा है। उनको सब पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूँ कि मोदी और योगी हैं, इन्हें वोट दो। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।